हेलो फ्यूचर सीएज, मैं हूं द लीगल अध्यापक और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्पीड वन शॉट रिवीजन सेशन है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करवाना। इसलिए एक छोटी सी सीरियस रिक्वेस्ट है, अपनी बुक जरूर साथ रखिए। इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स, इमेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें बुक के साथ पैरेलल फॉलो करते चलिए ताकि आपकी रिवीजन हो 100% इफेक्टिव। अगर आप फोकस्ड रहेंगे और बुक के साथ एक्टिवली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये सेशन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज फुल स्पीड लॉ रिवीजन विद द लीगल अध्यापक। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 6 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले समझो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। मतलब परफॉर्मेंस तभी होगी जब कोई फ्यूचर इवेंट हो या ना हो। एग्जाम्पल लो, ए ने बी से कहा अगर मेरा शिप सेफली पोर्ट पर पहुंच गया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा। यहां पेमेंट शिप के सेफली पहुंचने पर डिपेंड कर रही है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट का मतलब है वो इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही कंसिडरेशन का पार्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड करता है। शिप का सेफली पहुंचना यहां कोलैटरल इवेंट है। वो पेमेंट का पार्ट नहीं है, पर पेमेंट उस पर डिपेंड कर रही है। अब एसेंशियल समझो। पहला, परफॉर्मेंस किसी इवेंट पर डिपेंड करे। दूसरा, इवेंट कोलैटरल होना चाहिए। तीसरा, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। अगर इवेंट ऑलरेडी सर्टेन है तो वो कंटिंजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर सूरज कल निकलेगा। सूरज का निकलना सर्टेन है, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब समझते हैं, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर इवेंट होता है वो सिर्फ प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है, की मर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर इवेंट सिर्फ उसकी विल पर डिपेंड करे तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एक्चुअली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। जैसे अगर ए बोले मैं बी को 1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं चाहूंगा, इफ आई सो चूज। यहां पेमेंट पूरा ए की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। इसलिए ये ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कोई रियल अनसर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ ए के कंट्रोल में है। लेकिन अगर ए बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर 1 अप्रैल को बारिश हो और मैं दिल्ली से मुंबई चला जाऊं। यहां मुंबई जाना ए की मर्जी में है, लेकिन बारिश होना उसकी मर्जी में नहीं है। बारिश एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन सिर्फ उसकी विल पर डिपेंड नहीं करती। शॉर्ट में, अगर कंडीशन सिर्फ प्रॉमिसर की मर्जी पर हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, पर अगर कंडीशन में कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जो उसके कंट्रोल के बाहर हो तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखते हैं रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले सिचुएशन समझो, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंड करता है। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं होगा जब तक वो इवेंट एक्चुअली हो ना जाए, और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मान लो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर बी सी से शादी करे, लेकिन सी मर जाती है बी से बिना शादी किए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा केस, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टेन इवेंट के नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करता है। यहां कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्स होगा जब ये सर्टेन हो जाए कि इवेंट नहीं होगा। जैसे पी क्यू को पैसा देने का प्रॉमिस करता है अगर एक पर्टिकुलर शिप वापस नहीं आती, तो पैसा तब मिलेगा जब शिप डूब जाए या ऐसा हो जाए कि उसका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए, तब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। अब तीसरा केस, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर इवेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान फ्यूचर में क्या करेगा और वो इंसान ऐसा कुछ कर दे जो उस इवेंट को इम्पॉसिबल बना दे, तो इवेंट इम्पॉसिबल माना जाएगा। जैसे मान लो विवेक प्रॉमिस करता है सलमान को पैसा देगा अगर सलमान ऐश्वर्या से शादी करे, लेकिन ऐश्वर्या अभिषेक से शादी कर लेती है। अब सलमान का ऐश्वर्या से शादी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। चलो एक और सिचुएशन समझते हैं। इस सिचुएशन में
डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो प्लेंटिफ से शादी करेगा अपने फादर की डेथ के बाद, लेकिन फादर जिंदा होते हुए ही उसने किसी और से शादी कर ली। कोर्ट ने कहा कि अब प्लेंटिफ से शादी करना इम्पॉसिबल हो गया, इसीलिए ब्रीच माना जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन, जब इवेंट को फिक्स टाइम के अंदर होना है। अगर बोला गया है कि पैसा तब मिलेगा जब शिप 1 साल के अंदर आए, तो कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्स होगा जब शिप 1 साल के अंदर आ जाए। अगर 1 साल खत्म हो जाए और शिप ना आए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर 1 साल के अंदर ही शिप डूब जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब उल्टा केस, जब कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि इवेंट फिक्स टाइम के अंदर ना हो। जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को पैसा देगा अगर शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आए, तो अगर 1 साल तक शिप नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, और अगर 1 साल के अंदर ही शिप डूब जाए तब भी एनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न होना इम्पॉसिबल हो गया। और लास्ट रूल, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर बेस्ड है तो वो शुरू से ही वॉइड है। जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को 1 लाख रुपए देगा अगर कल सूरज वेस्ट से निकले, इम्पॉसिबल है, इसलिए अग्रीमेंट वॉइड। चलो क्लास, अब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस प्रॉपर स्टाइल में समझते हैं, फ्लो में। सबसे पहले मीनिंग समझो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी कोलैटरल यानी साइड अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होता है और इवेंट सिर्फ उसका कंडीशन होता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली बेटिंग है। यहां सिर्फ अनसर्टेन इवेंट पर पैसा जीतना या हारना ही मेन पर्पस होता है, इवेंट ही सब कुछ है। अब डिफरेंस ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट, इवेंट की नेचर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कोलैटरल होता है, यानी वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता, बस कंडीशन होता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन इवेंट ही मेन फैक्टर होता है, इवेंट ही जीत हार का बेस है। दूसरा पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से ऑपोजिट प्रॉमिसेस करें, लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट में हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। एक बोलेगा अगर इवेंट हुआ तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, दूसरा बोलेगा अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगा। दोनों की पोजीशन ऑपोजिट होती है। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में घर जलने पर पैसा मिलेगा, यहां इंश्योर्ड पर्सन का घर में रियल इंटरेस्ट है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में किसी का सब्जेक्ट मैटर में रियल इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ पैसा जीतना या हारना मोटिव होता है। चौथा पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक जीतेगा और एक हारेगा, ये गेम है, प्योर लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जीते और एक ही हारे, वो कमर्शियल अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें दोनों का लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो। पांचवा पॉइंट, नेचर। हर वेजरिंग अग्रीमेंट कंटिंजेंट नेचर का होता है क्योंकि वो अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं होता। ये लाइन एग्जाम में लिख देना, ऑल वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर कंटिंजेंट बट ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेजरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है अगर बाकी सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसलिए इंश्योरेंस वैलिड है लेकिन बेटिंग वॉइड है। चलो क्लास, अब मैं तुम्हें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली फ्लो में समझाता हूं। देखो, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां ना कोई ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस, ना अग्रीमेंट, फिर भी लॉ बोलता है कि भाई पैसा वापस करो या कॉम्पनसेशन दो। यही होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर कोर्ट बोलता है कि रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल है नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर्स लॉस। मतलब किसी और के नुकसान पर तुम अमीर नहीं बन सकते। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखो। पहली, यहाँ जो राइट मिलता है वो यूजुअली पैसा रिकवर करने का होता है। दूसरी, ये राइट अग्रीमेंट से नहीं, लॉ से आता है। तीसरी, ये राइट सबके अगेंस्ट नहीं होता, सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब चलो केसेस समझते हैं जहां लॉ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है। सबसे पहला केस, नेसेसरी सप्लाइड टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने उसको फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स या बेसिक एजुकेशन जैसी नेसेसरी सप्लाई की, तो सप्लायर को पैसा मिल सकता है, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी से माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। एग्जाम्पल, 16 साल का राहुल हॉस्टल में रहता है, शॉपकीपर उसको मंथली राशन देता है। राहुल माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन राशन नेसेसरीज है, तो शॉपकीपर राहुल की प्रॉपर्टी से पेमेंट रिकवर कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर ए को लीगली पैसा देना था बी को और सी का उस पेमेंट में इंटरेस्ट था और सी ने बी को पैसा दे दिया, तो सी ए से पैसा रिकवर कर सकता है।
एग्जाम्पल, ए ने अपना घर मॉर्गेज किया है बैंक को। अगर इंस्टॉलमेंट ना भरी तो बैंक घर अटैच करेगा। घर में ए का टेनेंट सी रहता है। सी को डर है कि घर अटैच हो जाएगा, तो सी बैंक का पेमेंट कर देता है। अब सी ए से वो पैसा रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सी इंटरेस्टेड पर्सन था। तीसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। यहाँ कंडीशन ये है कि एक्ट फ्री में नहीं किया गया हो और दूसरा बंदा उसका बेनिफिट ले रहा हो। एग्जाम्पल, ए ने गलती से बी के घर के सामने बिल्डिंग मटेरियल अनलोड कर दिया। बी उसे यूज कर लेता है अपने घर में। ए ने फ्री में देने का इंटेंशन नहीं रखा था। बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। या फिर ए ने बी के लिए इमरजेंसी में उसका ब्रोकन पाइपलाइन रिपेयर कर दिया जब बी सिटी में नहीं था। बी वापस आकर उसका बेनिफिट एंजॉय करता है। अगर ए का इंटेंशन फ्री सर्विस का नहीं था तो बी को रीजनेबल पेमेंट देनी पड़ेगी। अब चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर तुम्हें रोड पर किसी का वॉलेट मिलता है, तुम फाइंडर हो, तुम ओनर नहीं बन जाते। तुम्हारी ड्यूटी है उस वॉलेट का ध्यान रखना जैसे एक प्रूडेंट आदमी रखेगा, उसे खुद यूज नहीं करना और ओनर मिल जाए तो वापस करना। एग्जाम्पल, तुम्हें किसी का आईफोन मिलता है मॉल में, तुम उसे अपना बनाकर यूज नहीं कर सकते। तुम्हें रीजनेबल एफर्ट्स करने होंगे ओनर को ढूंढने के। अगर ओनर ने रिवॉर्ड अनाउंस किया था तो तुम उस रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकते हो। पांचवा, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। अगर किसी को गलती से पैसा मिल गया या प्रेशर में पैसा दिया गया तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। तुम सोचो लकी डे, नहीं, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें पैसा वापस करना पड़ेगा। या किसी ने धमकी देकर पैसा लिया, बाद में प्रूफ हो गया कोअर्शन था, तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब डिफरेंस समझो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट सब होता है। क्वाजी में ये सब एब्सेंट होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस पार्टीज क्रिएट करती हैं, क्वाजी में ऑब्लिगेशन लॉ क्रिएट करता है। इसलिए याद रखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट नहीं होता पर एडजस्टमेंट होता है। लॉ इंश्योर करता है कि कोई अनजस्टली एनरिच ना हो। अब एक छोटा सा सिचुएशन सोचो, ए ने बी को 10,000 रुपए गलती से भेज दिए। बी ने उसे खर्च भी कर दिया। क्या बी बोलेगा मैंने तो यूज कर लिया? नहीं, बी को रीपे करना ही पड़ेगा। यही है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पावर। दोस्तों, और यहाँ कंप्लीट होता है यूनिट 6 कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फ्यूचर सीएज याद रखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोले इवेंट होगा तब पैसा मिलेगा, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोले अग्रीमेंट नहीं था पर पैसा वापस करो भाई। यानी कभी कंडीशन पे डील, कभी बिना डील के भी लीगल फील। अगर इस यूनिट के मस्ट एग्जाम रेडी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हम ऐसी ही ढेर सारी सिंपल और स्कोरिंग लॉ वीडियोस लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करो वरना एग्जाम का रिजल्ट भी कंटिंजेंट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।